Today we will talk about osmoregulation in animals. osmoregulation एनिमल में कैसे की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। osmoregulation के बारे में हमने बात की कि ये क्या है। सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को विद इन द सेल मेंटेन करना, सस्टेन करना, स्टेसिस करना, ये रेगुलेट करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब यही काम एनिमल्स में हो रहा है, तो एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन कहलाएगा या ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स कहलाएगा। एनिमल्स में ये दो चीजें वाटर और साल्ट बहुत ही सस्केप्टेबल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं और ये बहुत ज्यादा चेंज होने वाले फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा तब्दील होने वाले, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाले एनवायरनमेंट के रिलेशन से, एनवायरनमेंट में फैक्टर के चेंज से या एनवायरनमेंट में किसी भी चीज की तब्दीली से ये बहुत जल्दी चेंज होने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो वहां पर वाटर और साल्ट का क्रिटिकल बैलेंस बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। तो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के रिलेशन से या ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस जिनमें होते हैं, जिनमें नहीं होते, इस रिलेशन से उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑस्मो कन्फर्मर्स, सेकेंड वन इज ऑस्मोरेगुलेटर्स। इन अकॉर्डिंग टू द नेम, उसके नाम से भी जाहिर है ऑस्मो कन्फर्मर्स वो वाले जानदार होते हैं जो कि आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनके वाटर और आयनिक बैलेंस में, आयंस के बैलेंस में कोई चेंज नहीं होता। जैसा आयनिक बैलेंस, आयंस का बैलेंस आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट, बॉडी के बाहर होता है, वैसा ही विद इन द बॉडी होता है, बॉडी के सेल्स के अंदर भी वैसा ही एनवायरनमेंट होता है। तो उन्हें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती या वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते, कोई भी फैक्टर चेंज नहीं करते, वाटर भी चेंज नहीं करते, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करते। तो सेम टू सेम जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर मौजूद है, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही होगा। जैसे साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर मौजूद है, वैसा ही उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन होगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसा कि एनवायरनमेंट में है, सेम टू सेम वैसा ही हो, बाहर जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर की तरफ होंगे। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है यूराइल हैलाइन की, ये मैरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है और इसमें बॉडी की कंसंट्रेशन और आउटसाइड द बॉडी कंसंट्रेशन सेम होती है, आइसोटोनिक होती है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं दोनों तरफ। सेकंड कंडीशन इज, सेकंड टाइप ऑफ एनिमल्स इज ऑस्मोरेगुलेटर्स। दूसरे ऑस्मोरेगुलेटर्स कहलाते हैं। रेगुलेट मींस रेगुलेट करना, मेंटेन करना, स्टेसिस करना। ऑस्मोरेगुलेटर्स वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से, बॉडी के अंदर बहुत सारे होम्योस्टैटिक फंक्शंस चल रहे होते हैं जो कि उनके इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई में रहते हैं ताकि वो क्या है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को सस्टेन किया जा सके, एक फिक्स्ड पॉइंट और विद इन अ नैरो रेंज के अंदर रखा जा सके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक फिश की बात करते हैं जिसमें क्या है, आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मिकदार में साल्ट मौजूद होते हैं, तो वो अपने सेल बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि वो हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर इनटेक करती है, बहुत ज्यादा मिकदार में पानी यूज करती है, यूटिलाइज करती है। ठीक है,
तो वाटर जो है बहुत ज्यादा मिकदार में जब यूज करती है, यूटिलाइज करती है, तो वो उस वाटर को अपनी बॉडी से, स्किन से, एपिथेलियम से वो रिलीज करती रहती है, बॉडी से बाहर निकालती रहती है, और स्किन से इनटेक भी करती है बॉडी से। बॉडी के स्किन के ऊपर वाली लेयर जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, उससे भी वो क्या है, वाटर इनटेक करती रहती है। इसके अलावा वो क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है। वो यूरिन जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में साल्ट मौजूद हो, उसे हम कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं। वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में साल्ट मौजूद होते हैं, जो उसकी बॉडी में एक्सेस मिकदार में मौजूद थे, उसे वो क्या है, यूरिन के जरिए एक्सपेल, बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आयंस हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो है वो एक्टिवली आयन ट्रांसपोर्ट करती रहती है थ्रू गिल्स। उसमें जो गिल्स मौजूद होते हैं बिहाइंड द हेड, जो उसके हेड और आईज की बैक साइड पे मौजूद होते हैं, रेड कलर के, जहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में ब्लड हेमोलिम्फ फ्लो किया जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन जो है वो मूव करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ताकि वो क्या है, अपनी आयनिक कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जा सके। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। एनवायरनमेंट के रिलेशन से ऑस्मोरेगुलेशन कैसे की जाती है। मैरीन एनवायरनमेंट, ये 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं। मैरीन एनवायरनमेंट है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। मैरीन एनवायरनमेंट जो समुद्रों में पाया जाता है, जो जानदार समुद्रों में पाए जाते हैं, वो मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो हम उसे मैरीन एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकंड वन इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ये वाला एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, दरिया, नदियां और वो तालाब वगैरह जो है वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कहलाते हैं। थर्ड वन इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो है वो खुश्की का एनवायरनमेंट कहलाता है। मैरीन एनवायरनमेंट में जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें ये ऑस्मोरेगुलेशन नहीं की जाती। उनमें वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है उनका। जैसे आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही इनसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट होता है। जैसी कंसंट्रेशन साल्ट एंड सोल्यूट्स की विद इन द बॉडी होती है, सेम वही कंसंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। या वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के साल्ट कंसंट्रेशन को कंपेरेबल टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट रखते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक रखते हैं, बराबर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हैग फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, ये जो है अपने एनवायरनमेंट से साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखती हैं, कंपेरेबल टू द आउटसाइड बॉडी। बॉडी के बाहर की बनिस्बत अपने बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। उनमें इंटरनल साल्ट्स जो होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं। इनमें किडनी डेवलप्ड है, वो आगे हम देखेंगे। उनमें जो है वो एक किडनी डेवलप्ड है जो क्या करती है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है, जिनमें साल्ट्स की बहुत ज्यादा मिकदार उसमें मौजूद होती है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, साल्ट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी, आयंस जो है वो फिशेज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी, वो गिल्स के जरिए भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दूसरी बात हमने की थी कि वो बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर जो है वो ड्रिंक करती हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीटा उसके अंदर मिलाकर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। कुछ फिशेस ऐसा भी करती हैं कि अपने अंदर जो है वो यूरिया, अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिया जो है वो रिटेन कर लेती हैं, रख लेती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या है, अपने साल्ट की कंसंट्रेशन को आउटसाइड द एनवायरनमेंट बराबर रख सकें, बाहर के एनवायरनमेंट के बराबर रख सकें।
तो ये जो यूरिया है ये बहुत डैमेजिंग होता है टू द सेल, सेल को किल करता है, सेल को नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। तो उसके लिए इनके अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड इनमें मौजूद होता है, जो कि उनको फिशेज को क्या है यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, रोकता है, स्टॉप करता है। फ्रेश वाटर में छोटे जानदार भी पाए जाते हैं जैसा कि अमीबा, प्रोटोजोआ, फिशेज। फिशेज तो बड़े जानदार है, अमीबा और प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें वाटर कैसे मेंटेन किया जाता है, उनमें होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। वो वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जिनमें खासियत होती है, कैपेबिलिटी होती है, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर से फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद आउटसाइड द बॉडी पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो बॉडी, सेल बॉडी से बाहर जो है वाटर को एक्सपेल करने के काम आते हैं। फिशेस के बारे में हमने, ये क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर इनटेक करती हैं और डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं, और बॉडी के स्किन से वो क्या है बहुत सारे आयंस अपटेक करती हैं, एक्टिवली अपटेक करती हैं विद द यूज ऑफ एटीपी। एनर्जी के इस्तेमाल से क्या करती हैं, एक्टिवली अपटेक करती हैं, और बहुत ज्यादा मिकदार में साल्टी फूड इस्तेमाल करती हैं, साल्ट कंटेनिंग फूड इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो क्या बॉडी फ्लूइड्स की साल्ट और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या है बाहर आउटसाइड द बॉडी जो है वो मेंटेन किया जा सके। टेरेस्ट्रियल खुश्की में एनिमल्स जो पाए जाते हैं जहां पर पानी बहुत कम मिकदार में अवेलेबल होता है, बहुत ही कम मिकदार में अवेलेबल होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो हमने नोट किया है कि उनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है। अगर मैमल्स में से है या बड़े जानदारों में से है तो बॉडी जो है बहुत थिक स्किन के जरिए कवर की जाती है, या स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मिकदार में फर मौजूद होती है जो कि वाटर लॉस को कम करती है। दूसरे जो जानदार हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो उनकी एक्सोस्केलेटन जो होती है वो बहुत ही थिक, और वो क्या है एक ऐसे सब्सटेंस से बनाई जाती है, काइटन, जो कि इम्परमिएबल टू वाटर है, ताकि वो बॉडी से वाटर का लॉस ना कर सके, वाटर को लूज ना कर सके। दूसरे जानदार हैं उनमें भी एडाप्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कैंगरू रैट है, वो क्या करता है, उसमें वो वाटर नहीं ज्यादा यूटिलाइज करता, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो वो ऐसी फूड इस्तेमाल करता है, सीड्स पर जिंदा रहता है जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स को जब डाइजेस्ट करता है तो उससे वाटर प्रोड्यूस करता है, जो उसकी बॉडी की जरूरियात को पूरा करने में के काम आता है। वो मेटाबॉलिज्म से वाटर को प्रोड्यूस करता है, जो कि उसकी पानी की जरूरियात को यूटिलाइज करके पूरा करता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है, वैरायटी है उसमें, तब्दील है, चेंज है। तो मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ मिकदार में डिहाइड्रेशन को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ये वाली खसूसियत जिसमें मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ कैपेबिलिटी है डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की मुख्तलिफ कैपेबिलिटी है, वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली खसूसियत एनहाइड्रोबायोसिस कहलाती है। जानदार जो कि मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ परसेंटेज तक मुख्तलिफ मिकदार में डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली खसूसियत एनहाइड्रोबायोसिस कहलाती है।